सोचे कि आप किसी ऑफिस में ना पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं और आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने सारे टारगेट्स भी पूरे कर रहे हैं, हर मुश्किल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी आप ही उठा रहे हैं। सही बात है। लेकिन एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि आपका जो बॉस है वो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फाइल ही नहीं कर रहा था। क्या बात है? हाँ, और वजह, उसे लगता था कि ये तो कुछ दिन में जॉब छोड़ ही देगी, तो इसके कागजात पे इतनी मेहनत क्यों करनी। ये तो बहुत ही हताश करने वाली स्थिति है। बिल्कुल। और आज हम जिस एडिटोरियल और सोर्सेस की गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय सशस्त्र बलों की कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाते हैं। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया दखल पर आधारित है। जी, आज का हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे नीतियां कागज पर तो रातों रात बदल दी जाती हैं, लेकिन संस्थाओं के भीतर जो सदियों से जमी हुई पुरानी सोच है ना, वो उस बदलाव को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से नाकाम कर देती है। बिल्कुल। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ कानूनी अधिकारों की लड़ाई का नहीं है। जो सोर्स हम देख रहे हैं वो असल में व्यवस्था के भीतर से होने वाली उस प्रणालीगत तोड़फोड़, जिसे हम सिस्टमैटिक सैबोटाज कहते हैं, उसे बेनकाब करता है। जिसे बहुत ही खामोशी से अंजाम दिया गया। सही कहा आपने। हम अक्सर सोचते हैं कि सेना जैसी संस्थाएं, जहां हर चीज नियम और अनुशासन से चलती है, वहां सब कुछ एकदम पारदर्शी होगा। हाँ, सब कुछ मेरिट पर होता होगा। लेकिन जब बात महिला अधिकारियों के करियर की आई, तो उसी पारदर्शी सिस्टम का इस्तेमाल उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए किया गया। और यही बात ना इस पूरे मुद्दे को इतना दिलचस्प और उलझा हुआ बनाती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2020 में एक बहुत बड़ा फैसला आया था। हाँ, बबीता पुनिया केस। बिल्कुल। उस समय अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी कि अब सेना में महिलाओं को समानता मिल गई है, उन्हें परमानेंट कमीशन का हक मिल गया था। जी, ऐसा लगा था कि अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं को उनके असल हक से वंचित रखा गया? उस फैसले की अहमियत समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उससे पहले व्यवस्था काम कैसे करती थी। अच्छा। 2020 से पहले सेना में महिलाओं को मुख्य रूप से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत लिया जाता था। इसका मतलब था कि वो 10 या अधिकतम 14 साल तक ही सेना में सेवा दे सकती थीं। और 14 साल बाद? 14 साल पूरे होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, बिना किसी पेंशन के, बिना किसी स्थायी रैंक के। बिना पेंशन के इतने साल देश की सेवा करने के बाद भी? बिल्कुल। उनका पूरा करियर एक तय सीमा के अंदर बंधा हुआ था। परमानेंट कमीशन का मतलब था कि अब महिला अधिकारी भी पुरुषों की तरह रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं। मतलब ऊंचे पदों पर जा सकती हैं और पेंशन की हकदार बन सकती हैं। हाँ, तो कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह तो किया कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलेगा, लेकिन जब इस फैसले को असल में लागू करने की बारी आई, तो समानता का दावा करने वाले इसी सिस्टम ने इन महिलाओं के करियर को चुपचाप पीछे धकेल दिया। मतलब उन्हें कमीशन नहीं दिया गया? कई योग्य महिला अधिकारियों को नहीं दिया गया, और इसके पीछे जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो था ACR। ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हाँ, ACR किसी भी सैन्य अधिकारी के करियर की रीढ़ होती है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें अधिकारी के शारीरिक परीक्षण, नेतृत्व क्षमता, मुश्किल हालात में फैसले लेने की ताकत और कई अन्य बातों का पूरा ब्यौरा होता है। मतलब आपका अगला प्रमोशन या पोस्टिंग सब इसी पर निर्भर है? बिल्कुल, सब कुछ। सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि जब इन महिला अधिकारियों की पुरानी ACR निकाली गई तो उनके नंबर बहुत कम थे। और सेना ने इसी का हवाला देकर कहा कि देखो, ये महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन के लिए मेरिट में नहीं आती। लेकिन वो नंबर कम क्यों थे? क्या उन महिलाओं ने वाकई काम अच्छा नहीं किया था? सोर्स के अनुसार कहानी कुछ और ही है। मूल्यांकन करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने महिलाओं को नंबर देते समय बेहद लापरवाही बरती थी। ओह, लापरवाही क्यों? ऐसा इसलिए नहीं था कि उन महिलाओं में काबिलियत की कमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन वरिष्ठ अधिकारियों की यह पूर्व धारणा थी कि महिलाओं का सेना में कोई लंबा भविष्य तो है ही नहीं। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि ये तो शॉर्ट सर्विस कमीशन पर है, 10-14 साल में चली जाएंगी। बिल्कुल, उन्होंने मान लिया था कि इनकी रिपोर्ट को इतनी बारीकी से बनाने की क्या जरूरत है। ये एक बहुत ही गहरी संस्थागत मानसिकता है। तो मतलब कमांडिंग ऑफिसर ने बस खानापूर्ति कर दी? हाँ, एक कमांडिंग ऑफिसर ये सोच रहा है कि ये महिला कल को किसी बड़े कमांड पोस्ट पर तो जाएगी नहीं, तो इसे लीडरशिप वाले खानों में उच्च अंक देने का क्या फायदा? मतलब महिलाओं के काम का आकलन उनके असली प्रदर्शन पर हुआ ही नहीं। गेंद पर रन बना रहे हैं, लेकिन अंपायर आपके रन अपनी डायरी में लिख ही नहीं रहा। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। वो सोचता है कि ये खिलाड़ी फाइनल में तो खेलने वाला है नहीं, तो इसके रनों का हिसाब क्या रखना।
लेकिन सालों बाद। सालों बाद अचानक नियम बदलते हैं। हाँ, और आपसे कहा जाता है कि अब आप भी फाइनल खेल सकते हैं। आप खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अंपायर कहता है कि माफ करना, आपके तो कोई रन ही रिकॉर्ड नहीं है। एकदम सही। आपकी तो मेरिट ही नहीं बनती, इसलिए आप टीम से बाहर हैं। जब परमानेंट कमीशन के अफसर आए तो इन्हीं जानबूझकर दिए गए कम अंकों ने महिलाओं की ओवरऑल मेरिट को खराब कर दिया। और जो सबसे दिलचस्प बात है ना यहाँ, कि सेना ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बताने की कोशिश की। वो कैसे? सेना का तर्क था कि परमानेंट कमीशन देने के लिए एक मेरिट बोर्ड बैठेगा, जो सबकी पुरानी एसीआर देखेगा और जिसके नंबर अच्छे होंगे उसे कमीशन मिल जाएगा। कागज पर तो ये बात एकदम सही और पारदर्शी लगती है। बिल्कुल न्यूट्रल लगती है। एक मिनट, मैं यहाँ सेना के नजरिए से एक सवाल उठाना चाह रही हूँ। मतलब हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जी पूछिए। सेना कोई आम नौकरी तो है नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल है। अगर अंपायर ने रन नहीं गिने या कागजों पर रिकॉर्ड खराब है, तो भी क्या सेना का ये तर्क एक हद तक सही नहीं है कि हम बिना उत्कृष्ट रिकॉर्ड के किसी को उच्च पदों पर नहीं बिठा सकते? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। क्या हम समानता के नाम पर सेना की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं? अगर उनके पास डेटा ही नहीं है कि ये महिलाएं लीडरशिप के काबिल हैं, तो उन्हें अचानक से स्थायी कमीशन कैसे दे दें? लोग अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यही तर्क देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क की बखिया उधेड़ी है। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जिस डेटा को गुणवत्ता का पैमाना मान रहे हैं वो डेटा ही करप्ट है। मतलब डेटा ही पक्षपाती है। हाँ, अगर आप एक ऐसे रिकॉर्ड को आधार बना रहे हैं जिसे बनाते समय ही ये मान लिया गया था कि इस अधिकारी का कोई भविष्य नहीं है, तो वो रिकॉर्ड उसकी काबिलियत नहीं, सिस्टम का पूर्वाग्रह दिखाता है। बिल्कुल। कोई भी नीति कागज पर बहुत अच्छी लग सकती है। सेना कह सकती है कि हम तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक ही कट ऑफ मार्क्स रख रहे हैं। हाँ, कि हम तो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर उस कट ऑफ तक पहुंचने का रास्ता, यानी वो प्रक्रिया जिससे नंबर दिए जाते हैं, उसमें ही खोट हो, तो वो तटस्थता सिर्फ एक भ्रम है। मतलब ये वही बात हो गई कि मैं एक ऐसा दरवाजा बना दूं जो देखने में तो सबके लिए खुला लगे, लेकिन उसकी चौखट में इतनी नीची रख दूं कि केवल एक खास कद के लोग ही उसमें से गुजर सकें। बहुत सही उदाहरण है। और जब लंबे लोग उस दरवाजे से न निकल पाएं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अरे इन लोगों में ही मेरिट की कमी है। सच्चाई ये है कि दरवाजा ही उनके खिलाफ डिजाइन किया गया था। और फिर वो नीची चौखट बनाने वाले लोग बड़ी ही मासूमियत से कहते हैं कि देखो, नियम तो सबके लिए एक हैं। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। कोर्ट ने देखा कि कैसे उन लापरवाही से भरे आकलनों ने महिला अधिकारियों के करियर को तबाह कर दिया। और वो भी तब जब उनके पास वास्तव में आगे बढ़ने का मौका था। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मेरिट का ये पूरा ढांचा कितनी आसानी से संरचनात्मक भेदभाव को छुपाने का काम करता है। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरह से साफ हो गई कि पूरा सिस्टम ही महिलाओं के खिलाफ काम कर रहा है, जी, तो कोर्ट ने क्या कदम उठाया? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि सेना ने गलत किया है तो काफी नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। उन महिलाओं का क्या जिनका करियर इन मूल्यांकनों की वजह से पहले ही खत्म किया जा चुका था, जिन्होंने अपने 15 साल देश को दे दिए? यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे ताकतवर हिस्सा आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को समझा कि ये महिलाएं सिस्टम से लड़ते लड़ते बहुत कुछ गंवा चुकी हैं। तो क्या कोर्ट ने कोई ठोस भरपाई की? हाँ, अदालत ने केवल उपदेश नहीं दिए, अदालत ने संविधान के तहत अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया। विशेषाधिकार मतलब सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हटकर? बिल्कुल। अनुच्छेद 142 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। अरे वाह! तो फैसला क्या था? जिन महिला अधिकारियों को इस मेरिट के खेल में उलझाकर बाहर कर दिया गया था, कोर्ट ने उनके लिए एक विशेष आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि इन महिलाओं की सेवा को डीम्ड कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ सर्विस माना जाए। डीम्ड कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स मतलब कानूनी तौर पर मान लिया जाएगा कि उन्होंने 20 साल काम किया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस 20 साल के आंकड़े का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? कोर्ट ने 15 या 18 साल क्यों नहीं कहा? ये बहुत अहम सवाल है। सेना में 20 साल की सेवा एक मैजिक नंबर की तरह है। अच्छा, मैजिक नंबर कैसे? 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही कोई अधिकारी पूर्ण पेंशन लाभ यानी फुल पेंशन का हकदार बनता है। ओह, अब समझी। जब सेना ने इन महिलाओं को 14 साल बाद ये कहकर निकाल दिया कि उनकी एसीआर अच्छी नहीं है, तो असल में सिर्फ नौकरी नहीं छीनी थी, उनका आर्थिक सहारा भी छीन लिया था। बिल्कुल। आप सोचिए, जो महिला 14 साल तक दुर्गम इलाकों में तैनात रही हो, उसे बिना पेंशन के खाली हाथ घर भेज देना कितना बड़ा अन्याय था। ये तो सीधे तौर पर उनकी आर्थिक आजादी से जुड़ा मामला था। हाँ, अदालत ने जब 20 साल की सेवा को पूरी मान लेने का आदेश दिया, तो ये उन महिलाओं के लिए वास्तविक और आर्थिक न्याय था। मतलब फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन। जी,
अब उन्हें वो पूर्ण पेंशन मिलेगी जिसकी वो हकदार थीं। ये फैसला सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत नहीं है। वाकई ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। एक संस्था ने आपकी बरसों की मेहनत को खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको आपका पूरा सम्मान और आर्थिक हक वापस दिलाया। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेना के लिए एक बहुत बड़ी और कड़ी निंदा भी थी। एक डैमनिंग इंडाइटमेंट। बिल्कुल। अदालत यह देख पा रही है कि सेना जैसी संस्था भी समानता की दिशा में होने वाले सांस्कृतिक बदलाव का अब भी कड़ा विरोध कर रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ा सबक यही है ना कि अदालतें समानता का आदेश तो दे सकती हैं, जी। वे नियम बदल सकती हैं, महिलाओं को अंदर ला सकती हैं, लेकिन वो जो अंदर बैठे लोगों की मानसिकता है उसे रातों रात नहीं बदला जा सकता। हाँ, अदालतें किसी संस्था का कल्चर अपने आदेश से नहीं बदल सकती। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना और ऐसे ही अन्य संस्थाओं पर है कि वे साबित करें कि उनकी व्यवस्था वाकई साफ सुथरी है। और सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों की नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी हम यही देखते हैं। एचआर के नियम तो सबके लिए समान दिखते हैं, और जब अप्रेजल का समय आता है तो कल्चर फिट जैसे अपारदर्शी शब्दों का इस्तेमाल करके भेदभाव किया जाता है। सही कहा। तो हमें सिर्फ पॉलिसियों को नहीं बल्कि उन्हें लागू करने वाली प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना चाहिए। एकदम सही बात है। बहुत ही शानदार चर्चा रही, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाह रही हूँ जो इस मुद्दे को एक नए भविष्य की तरफ ले जाता है। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे इंसानों द्वारा बनाए गए पुराने रिकॉर्ड्स ने महिलाओं को पीछे धकेला। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एआई का जमाना है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां अब अप्रेजल के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तर्क दिया जाता है कि मशीनें तो निष्पक्ष होती हैं, लेकिन अगर ये एआई सिस्टम उसी पुराने डेटा से सीखेंगे, उन्हीं पुरानी अप्रेजल रिपोर्ट से जिन्हें इंसानों ने अपने पूर्वाग्रहों के साथ भरा था, तो क्या होगा? ये तो बहुत डरावना विचार है। क्या वो एआई भी ये मान लेगा कि लीडरशिप के लिए सिर्फ एक खास तरह के लोग ही फिट होते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। क्या आने वाले समय में तकनीक हमें इस भेदभाव से बचाएगी, या फिर ये इन पुरानी गलतियों को एल्गोरिथम में इस तरह से छिपा देगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट भी उसे साबित नहीं कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या तकनीक के नाम पर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेरिट के नाम पर होने वाला ये भेदभाव और भी ज्यादा पारदर्शी दिखने लगेगा, लेकिन असल में वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका होगा? विचार कीजिएगा।